Hello everyone, welcome back, and today we are going to start with the practical questions of dividend decision chapter. ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुके हैं. जो एक दो चीज़ें बची है वो इस तरह से है कि सर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल आपका बाकी है, स्टॉक स्प्लिट्स ये आप पढ़ लो, थ्योरी वाला पार्ट है, छोटा सा ही पार्ट है, समझ में आ जाएगा. और डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जो है इसमें कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है. डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल मतलब मार्केट प्राइस निकालना किसी भी शेयर की फ्यूचर में मिलने वाले सारे डिविडेंड्स को डिस्काउंट करके. और जैसे आप कैपिटल बजटिंग में और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में डिस्काउंटिंग करते थे कैश फ्लोज का, वैसे ही आपको डिविडेंड का डिस्काउंटिंग करना है ताकि आज की आप मार्केट प्राइस निकाल सको. तो जब इस पे क्वेश्चन आएगा तब हम उससे रिलेटेड उसको एक बार डिस्कस भी करेंगे और आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा. इट्स प्योरली अ कैपिटल बजटिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो सर क्वेश्चंस अब हम शुरू करेंगे यहाँ पे इस वाले लेक्चर में. टोटल मिला के कितने क्वेश्चंस है देखो, मैं आपको बताता हूँ. आपके पूरे इसमें चैप्टर में 43 क्वेश्चंस है जो कि हम सॉल्व करेंगे. अब 43 क्वेश्चंस है सर आपको पूरे के पूरे डिविडेंड डिसीजन में, और कई सारे क्वेश्चंस आपके रिपीटेड रहेंगे यहाँ पे. तो मैक्सिमम पार्ट होमवर्क में आएगा ही आएगा. 43 में से मान लो मैं 20 अराउंड सॉल्व करवाऊंगा और बाकी 23 अराउंड आपको होमवर्क में चले जाएंगे इन टोटल. और अब जो 23 अराउंड में आपको सॉल्व कराने वाला या 20 अराउंड में आपको सॉल्व कराने वाला हूँ उसमें से तकरीबन कितने क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 तक सारे क्वेश्चन हो गए थे और आई थिंक आगे का एक 23 नंबर का क्वेश्चन है वो हो गया था. तो इतने क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, 6 क्वेश्चन. अब बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6 की. एक और चीज़ ध्यान दो, डिविडेंड डिसीजन के क्वेश्चंस इतने बड़े और लंबे नहीं होते जैसे कैपिटल बजटिंग में था या फिर आपका लीजिंग में भी था. तो फटाफट क्वेश्चंस खत्म होते जाएंगे अपने आने इस वाले लेक्चर में, और मैक्सिमम अगले वाले लेक्चर में ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे. सो लेट्स हैव अ लुक. कॉन्सेप्ट्स को सारे के सारे रिवाइज करना है हमको. वॉल्टर मॉडल क्या होता है, गॉर्डन्स मॉडल क्या होता है, क्या निकालेंगे, उसका क्या इस्तेमाल होता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा. देखते हैं क्वेश्चंस के साथ में. पहला क्वेश्चन नंबर 6, द अर्निंग्स पर शेयर ऑफ द कंपनी आर 16. कितना कमा रही है कंपनी? 16 रुपए. दिस इज 16 रुपीज. ठीक है. द मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट अप्लीकेबल टू द कंपनी इज 12.5 के. डिस्काउंटिंग रेट यानी कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. रिटेन्ड अर्निंग्स कैन बी एम्प्लॉयड टू यील्ड रिटर्न ऑफ 10%. ध्यान दो, रिटेन्ड अर्निंग यानी जितना भी प्रोपोर्शन कंपनी रिटेन करके रखेगी उसको एम्प्लॉय कर सकती है, उसको इस्तेमाल कर सकती है टू यील्ड यानी जिससे हमको रिटर्न मिलेगा कितना? 10% का. दिस इज नथिंग बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ये इन्वेस्टमेंट पे जो हम कमाने वाले हैं, कंपनी कमाएगी, वो है 10%. कंपनी इज कंसिडरिंग अ पे आउट रेशियो ऑफ 25%, 50% एंड 75%. सो डिविडेंड पे आउट रेशियो इसमें से कुछ भी हो सकता है, 25, 50 और 75. विच ऑफ दीज वुड मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर. क्वेश्चन ये बोलता है कि इनमें से कौन सा पे आउट रेशियो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करेगा. अब सिर्फ इतना पूछ रहा है विच ऑफ दीज. तो इसका जवाब ना वैसे एक लाइन में दिया जा सकता है लेकिन फिर भी हम आंसर पूरा निकालेंगे. ध्यान दो, दिस क्वेश्चन इज प्योरली बेस्ड ऑन वॉल्टर्स मॉडल. क्वेश्चन नंबर 6, आरओआई आपको क्वेश्चन में दिया है 10% और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दिया हुआ है 12.5%. सो और वॉल्टर्स मॉडल के हिसाब से देखो तो आरओआई इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी है इस वाले क्वेश्चन में. यानी कि कंपनी कम कमा रही है, हम यानी इन्वेस्टर्स ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ऐसे टाइम पे इन्वेस्टर्स क्या बोलेंगे, यार तुम लोगों को पैसा दिया, तुम हमारी एक्सपेक्टेशन से कम कमा रहे हो, हमको पैसा वापस दे दो यानी पूरा डिविडेंड दे दो. यहाँ पे ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%. यानी पूरा डिविडेंड बांटोगे तब मैक्सिमम रहेगी शेयर की प्राइस. 100 से थोड़ा कम करो, शेयर की प्राइस थोड़ी कम होगी, और कम करो और कम होगी, और कम करो और कम होगी. यानी 100% के आसपास जो भी परसेंटेज दिया है उस पे हाईएस्ट प्राइस होगी शेयर होल्डर के वेल्थ की. क्वेश्चन में हमको 3 रेट दिए, 25, 50 और 75% का डिविडेंड पे आउट रेशियो, जिसमें 75% का रेशियो 100 के बहुत नज़दीक है. यानी इन 3 ही अगर हमारे पास ऑप्शन रहते तो 75% का डिविडेंड पे आउट रेशियो फॉलो करने के बाद शेयर होल्डर की वेल्थ सबसे ज़्यादा होगी.
accordingly dividend payout ratio of 75%, जो इससे नज़दीक है, 100 के बहुत नज़दीक है, would maximize the wealth of द शेयर होल्डर। ये आंसर आपका यहीं निकल गया। अब इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, एग्जाम में भी आपने करना है। सो फर्स्ट ऑप्शन, डिविडेंड पे आउट रेशियो, पहले तो आप मार्केट प्राइस निकाल लो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन ब्रैकेट अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर। ये मानते हो आप यहाँ पे? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में बचा है सर, तो वो आ जाएगा के। ये हो गया फॉर्मूला। अब पहले लेते हैं, पहले उसने बोला 25%, डिविडेंड पे आउट रेशियो 25% लेते हैं हम, ठीक है। अर्निंग पर शेयर कितनी है? 16 रुपये। 16 रुपये का 25% आप बांटोगे, कितना होता है? 4 रुपये। तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 12.5, 16 माइनस 4, ये एक फॉर्मूला हो गया। चलो एक ही लाइन में लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। समझने में भी आसान। सॉल्व करो इसको, या फिर सारा पहले लिख लेता हूँ एक बार में। डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर आपका 50% हुआ तो मार्केट प्राइस 16 का 50% अगर आपने डिविडेंड बांटा तो 8 रुपये डिविडेंड बांटा, ये फॉर्मूला। और लास्ट अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 75% हुआ तो मार्केट प्राइस 12 रुपये हो गया। 16 का 75%, करो कैलकुलेशन। 16 माइनस 4, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 इंटू 0.10 डिवाइडेड बाय 0.125 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 0.125, तो मार्केट प्राइस आती है 108.80 पैसे। 108 रुपये मार्केट प्राइस आ रही है। दूसरे केस में 8 इंटू 0.10, 10 डिवाइडेड बाय 12.5 इंटू 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 0.125, यहाँ आ रही है 115.20, और अब आएगी 4 इंटू 0.10 डिवाइडेड बाय 0.125 प्लस 12, 121.60। अब आप देखो कौन से ऑप्शन में मार्केट प्राइस हाईएस्ट है, ये वाले। यही हमने ऊपर में लिखा था कि 100% ऑप्टिमम पे आउट रेशियो है। 75 भी क्यों, आप 100 लेके देखो, इससे भी ज्यादा आएगी। 100 पे सबसे ज्यादा प्राइस आएगी, बट 100 वाला ऑप्शन हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो जो ऑप्शन दिए उसमें सबसे नजदीक 100 के 75 था, तो नेक्स्ट हाईएस्ट इज 75% पे आ रही है 121। धीरे धीरे नीचे जाते जाओ परसेंटेज में, आपकी मार्केट प्राइस गिरती जाएगी। सो क्वेश्चन का मतलब समझ गया, आपको ये प्रूफ भी मिल गया कि ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर फॉलो किया गया तो मार्केट प्राइस शेयर की हाईएस्ट होगी, उसके अपोजिट फॉलो किया एग्जैक्ट तो लोवेस्ट होगी। बहुत ही सिंपल। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 6, सर हमने ये क्या निकाला, ये जो मार्केट प्राइस निकाली है, इन प्राइस पे क्या मैं इक्विटी शेयर खरीद सकता हूँ? नहीं, आप इन प्राइसेस पे इक्विटी शेयर नहीं खरीद सकते। इन प्राइसेस पे सिर्फ कंपैरिजन कर सकते हैं। इन प्राइसेस का इस्तेमाल होगा कंपैरिजन करने के लिए, किससे? एक्चुअल मार्केट प्राइस से। आपकी सर 75% पे मार्केट प्राइस कितनी आ रही है? 121 रुपये 60 पैसे। इस 121.60 रुपीज के थ्योरेटिकल प्राइस को कंपेयर करो एक्चुअल मार्केट प्राइस से। एक्चुअल मार्केट प्राइस है लेट से 100 रुपए, थ्योरेटिकली कितना आया? 121 रुपए, क्योंकि थ्योरी इस्तेमाल करके निकाली हुई प्राइस है 121।
तो 121 रुपए 60 पैसे होनी चाहिए थी। इस शेयर की वैल्यू 100 रुपए है, कम है। वो कम वाली प्राइस पे मैं खरीदना चाहता हूं, क्योंकि उसी पे खरीदूंगा ना जो एक्चुअल मार्केट में चल रही है। तो थेरी है, इस पे तो नहीं मिलेगा मेरे को, कोई देगा नहीं। कम वाली प्राइस पे क्या खरीदना अच्छा है या बेचना? खरीदना सर। कम प्राइस है, जितनी होनी चाहिए तो उससे कम प्राइस है, यानी अंडर वैल्यूड है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग में इसमें एरर हो गया, तो ये फॉर्मेटिंग आप ठीक करेंगे मेरे साथ मिलके। ये 10 लाख यहाँ आना चाहिए था, ठीक है। कंपनी ने कितने कमाए सर? अर्निंग्स ऑफ द कंपनी इज 10 लाख रुपीज। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 60%, यानी कि 60% मेरे अर्निंग का मैं बांट दूंगा, 6 लाख बांटूंगा। इसका मतलब यही हुआ। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, टोटल 6 लाख बांटूंगा 2 लाख लोगों को, तो मेरा 3 रुपए का डीपीएस आ गया। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई। अब 3 चीजें ध्यान दो। व्हाट वुड बी द मार्केट वैल्यू पर शेयर एज पर वॉल्टर मॉडल? पहला सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 या 6? 7। वॉल्टर मॉडल के हिसाब से बोलो। वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला है सर, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर प्लस आरओआई डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन ब्रैकेट अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब फॉर्मूला बार बार एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है कि कैसे आया क्या आया, ये हम कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में हम देख चुके हैं। डिविडेंड पर शेयर कितना है? 3 रुपए निकाला, बराबर है क्या? 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, 12 और 15, सो 12 15। अर्निंग पर शेयर कितना आ रहा है? अर्निंग पर शेयर देखो 10 लाख है, 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख नंबर ऑफ शेयर, तो 5 रुपए हो गया अर्निंग पर शेयर। 5 में से 3 बांटा, फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 3 इंटू 0.15। इंटू नहीं करना चाहिए, डिवाइड बाय। इससे आंसर आता है सर 30 रुपए 67 पैसे इज द थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस ऑफ दिस पार्ट। तो पहला वाला पार्ट आपका यहाँ पे सॉल्व होता है। इसके बाद दूसरा पार्ट देखो, व्हाट वुड बी द मार्केट प्राइस पर शेयर? 30 रुपए 67 पैसे, जो भी हमको डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू द वॉल्टर्स मॉडल एंड द मार्केट प्राइस होना चाहिए वैल्यू ऑफ द कंपनीज शेयर एट दैट पे आउट रेशियो। पहले तो बताओ ऑप्टिमम क्या होना चाहिए था, और उसके बाद उस ऑप्टिमम पे आउट रेशियो पे मार्केट प्राइस निकालते तो क्या आता। अब हमारे क्वेश्चन में दिया है आरओआई 12% का और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है सर 15% का। तो इसका मतलब एक चीज़ क्लियर है कि आरओआई कम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, यानी कि मेरी जो इन्वेस्टर की जो एक्सपेक्टेशन है कंपनी से 15% की, उससे कंपनी कम कमा रही है। 12 कमा रही है, सिर्फ 15 एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर कंपनी कम कमा रही है तो इन्वेस्टर बोलेगा भाई मुझे ही पैसा दे दो, यानी 100% डिविडेंड पे आउट रेशो। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो कितना आ रहा है आपका? 100%। उस हिसाब से डिविडेंड पर शेयर कितना आना चाहिए? 100%। पे आउट रेशियो किस पे लगता है? अर्निंग पर शेयर पे। 5 रुपए अर्निंग पर शेयर है, उसका 100% बांटना है, तो डिविडेंड कितना हुआ? 5। सो अब इस पे मार्केट प्राइस कितनी आएगी कि सर डिविडेंड पर शेयर प्लस आरओआई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो डिविडेंड पर शेयर कितना? 5 प्लस आरओआई 12/15, अर्निंग 5 माइनस 5, अर्निंग 5, डीपीएस 5, और ये हो गया 15। अब आपको दिमाग लगना चाहिए बिना कैलकुलेशन किए, ये जो पूरा पार्ट है ये हो गया 0, क्योंकि 5 माइनस 5 0, मल्टीप्लाइड बाय कुछ भी करो 0। सो अल्टीमेटली क्या बचा? 5 डिवाइडेड बाय 0.15।
So the highest that the price can go is 33.33. This is market price at optimum dividend payout ratio. 33 से वो कम आई थी प्राइस, 30.67 आई थी। क्यों? क्योंकि आपने जो डिविडेंड पे आउट रेशियो फॉलो किया था वो 60% किया था, ऑप्टिमम से कम था थोड़ा, ध्यान दो। अब आप जो ये निकाल रहे हो 30.67, ये क्या है? ये थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस है, क्योंकि थ्योरी का इस्तेमाल करके ये प्राइस निकाली गई है। और क्योंकि थ्योरी का इस्तेमाल करके ये प्राइस निकाली गई है तो इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल प्राइस से। हम जब मार्केट में शेयर खरीदने जाएंगे तो एक्चुअल प्राइस पे खरीदेंगे। और लेट्स से फॉर एन एग्जांपल एक्चुअल मार्केट में प्राइस है 35 रुपये, 35 रुपीज़। थ्योरेटिकली होनी कितनी चाहिए थी? 30 रुपये 67 पैसे। है कितनी? 35। ज़्यादा है, खरीदोगे तो वो प्राइस पे जो है ज़्यादा है सर। होनी जितनी चाहिए थी उससे ज़्यादा है। ज़्यादा प्राइस पे हम खरीदते नहीं, बेचते हैं। तो अगर आपके पास में होगा कोई एसेट जिसकी प्राइस 30 होनी चाहिए थी मार्केट में, लेकिन वो 35 में अगर मार्केट में बिक रही है तो बेचो, प्रॉफिट होएगा। तो ये मीनिंग था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए पेंडिंग रखो। अब देखो, पेंडिंग नहीं भी रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ले सकते हैं। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल जाएगा, इसमें मतलब मैथमेटिक्स यूज़ होगा आपको। आई थिंक फाउंडेशन लेवल पे था ये फॉर्मूला जो इस्तेमाल होने वाला है। देखते हैं। एक्स लिमिटेड हैज़ एन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 20%। एक्स लिमिटेड का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है 20%। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। It has declared a dividend at 18% on its equity share, having face value of 10 each. अब ध्यान देना, ये जो 18% है ये पे आउट रेशियो नहीं बोला उसने, डिक्लेयर किया है डिविडेंड 18% का, यानी डिविडेंड का रेट है। और रेट लगता है फेस वैल्यू पे जो उन्होंने दी है, समझदारी दिखाते हुए। फेस वैल्यू क्या है? 7 रुपये 25 पैसे, सॉरी, फेस वैल्यू 10 रुपये। उसके बाद द पे आउट रेशियो इज 36%। अब ये भी दिया है इन्होंने कि डिविडेंड पे आउट रेशियो जो अर्निंग पे लगता है वो है सर 36%। उसके बाद उन्होंने पी रेशियो दिया है 7.25। प्राइस अर्निंग मल्टीपल, याद करो रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर, उसके अंदर में पी रेशियो वाला कॉन्सेप्ट हमने देखा था, दैट इज 7.25। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आपको क्या निकालना है? के अकॉर्डिंग टू द वॉल्टर्स मॉडल एंड हेंस डिटरमाइन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इट शेयर्स इन केस द पे आउट रेशियो इज वेरीड एज पर द सेड मॉडल। अब दोनों चीजें बताता हूं, के ही निकालना है, ठीक है? एक सेकंड में थोड़ी करना।
ध्यान देंगे। तो अभी ध्यान दो। सबसे पहली चीज़ तो मैं निकालूंगा सर मार्केट प्राइस। अच्छा, मार्केट प्राइस भी नहीं, डिविडेंड पर शेयर 10 रुपये फेस वैल्यू है, जिस पे 18% का रेट लगना है, यानी डिविडेंड पर शेयर है आपका 1 रुपये 80 पैसे का। ठीक है। अब क्या हुआ है, एक चीज़ ध्यान दो, अगर आपकी अर्निंग पर शेयर रहती 100 या 10 मान लो, और आपका डिविडेंड पे आउट रेशो रहता 60%, तो डिविडेंड पर शेयर कितना आता, 6 रुपये। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, उल्टा जाते हैं, आपके पास में ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो क्या अर्निंग पर शेयर निकाल सकते हो आप? सर डिविडेंड पर शेयर जो 6 रुपये है उसको 60% से डिवाइड करो, आपको 10 रुपये वापस आएगा। आई बात समझ में? सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। डिविडेंड पर शेयर 1 रुपये 80 पैसे दिया हुआ है और डिविडेंड पे आउट रेशियो हमको दिया हुआ है 36%। उल्टा जाओ सर, वो डीपीएस डिवाइडेड बाय डीपीआर करोगे, 6 डिवाइडेड बाय 60%, तो 100 आता ना बराबर, या 10 आता ना बराबर। वैसे ही अब आएगा डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय डीपीआर अगर आप करोगे तो अर्निंग पर शेयर आएगा, यानी 1 रुपये 80 पैसे जो है वो 36% है। तो 100 कितना, आप क्या करोगे, 1 रुपये 80 पैसे डिवाइडेड बाय 36% करोगे तो 5 रुपये आता है, यानी 5 रुपये का 36% इज नथिंग बट 1.80। तो आपका आ गया क्या, अर्निंग पर शेयर। अब देखो अर्निंग पर शेयर को पी रेशियो से मल्टीप्लाई करके क्या आता है, रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर में हमने ये चीज पढ़ा है कि जितना हम कमा रहे 5 के कितने गुना, पी रेशियो क्या बोलता, 7.25 टाइम्स मेरी मार्केट प्राइस है। पी रेशियो मल्टीप्लाइड बाई ईपीएस क्या आता है सर, मार्केट प्राइस। तो 7.25 इंटू 5 अगर करेंगे आप तो आता है 36.25। ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्टर्स मॉडल की। जो बेसिक चीज़ें निकलनी थी मैंने निकाल ली। वॉल्टर्स मॉडल बोलता है मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर प्लस अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है। अब ये सब चीज़ें क्यों निकाली, क्योंकि सर मेरे को समझ में आ गया था इन्होंने हमको आरओआई दिया है, केई निकालने बोला है, तो अब बचती सिर्फ 3 चीज़ें हैं, डीपीएस निकालना, ईपीएस निकालना और मार्केट प्राइस निकालना। तो ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे निकाली, डीपीएस निकाला, ईपीएस निकाला और मार्केट प्राइस निकाली। रख दो 36.25, डिविडेंड पर शेयर 1.80, आरओआई ले लो आप 20% का, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अर्निंग पर शेयर आप लोगे यहाँ पे 5 रुपये और डिविडेंड पर शेयर 1 रुपये 80 पैसे और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी को इधर भेज दोगे आप तो हो जाएगा आपका 36.25 कॉस्ट ऑफ इक्विटी, 1 रुपये 80 पैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो जो दूसरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी उसको भी ले लिया, प्लस 5 माइनस 1.80 इंटू 0.20, सो दैट्स 0.64 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आई बात समझ में? अब इस कॉस्ट ऑफ इक्विटी को भी भेजो। ये कौन सा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है सर, ये वाला है, नीचे वाला तो पहले भेज दिया था, अब एक और आ गया ऊपर में जो था। ठीक है। अब उसको भी भेज दो, 36.25 कॉस्ट ऑफ इक्विटी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे दो के ही आ गए ना, इक्वल टू 1.80 के ई प्लस 0.64। अब ये दोनों इक्वेशन को इधर ले लो तो आपका एक इक्वेशन बन के आएगा 36.25 के ई स्क्वायर माइनस 1.80 के ई माइनस 0.64 इक्वल टू 0। अब यहाँ आके आपकी कहानी अटक जाती है। ठीक है, क्योंकि अब कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है सर जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा हो। अब यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स यूज़ करना पड़ेगा जो आपने फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा था। और इसका क्या सिंपल सा लॉजिक है बताता हूँ। मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन है, इक्वेशन कुछ इस तरह से है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमारे इस मैथमेटिक्स के इक्वेशन को आपको इससे रिलेट करना है। तो इसका मतलब ए की जगह क्या आ गया 36.25, एक्स की जगह आ गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी,
बी की जगह आया -1.80, क्योंकि बी पॉजिटिव दिया है फॉर्मूले में और ऊपर में 1.80 निगेटिव है, तो बी की वैल्यू कितनी है -1.80 और सी की वैल्यू कितनी है -0.64। एक्स तो के ही ले ही लिया था, ये 4 वैल्यू निकल के आती है उस इक्वेशन से। अब ये जो इक्वेशन है इसे कहा जाता है सर, आप सर्च करना कभी इंटरनेट पे पता चलेगा आपको, इसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको सॉल्व जब करते हैं तो एक इसका रिजल्ट आता है जो आपको याद रखना जरूरी है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या आता है, ध्यान दो, -b प्लस माइनस √b² प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 2a। आई बात समझ में आपको इतनी? ये आपका इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे। -b क्या था हमारे यहाँ पे, -b क्या था, b खुद -1.80 था, तो कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको, 1.80 खुद b था, -b तो -1.80 मत लिखना, वो माइनस और ऊपर वाला माइनस, दो माइनस है यहाँ पे, प्लस माइनस √b² यानी कि -1.80 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अरे यार एक सेकंड बस होल्ड करो। सॉरी, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 36.25। अच्छा सॉरी, एक करेक्शन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, मैंने थोड़ा सा गलत लिखा, ये वाला पार्ट b² -4ac है यहाँ पे, तो ये हो गया -4 इंटू ए था 36.25 और c था -0.64। c क्या है, -0.64। अब पहली बात तो अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर डिविडेंड वाले क्वेश्चन में या चैप्टर में ये सब कहाँ से क्लिक होगा हमको एग्जाम में, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहली बात तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन सीए फाइनल एसएफएम का था जब डिविडेंड उसका टॉपिक था, और उसके बाद में वो भी सिर्फ एक बार एग्ज़ाम में पूछा था उन्होंने, बहुत सालों पहले। उसके बाद एसएफएम में भी कभी नहीं आया, बिकॉज ये लॉजिकल है कि इसका कोई रिलेवेंस नहीं बनेगा फॉर्मूला डाल के आंसर निकालना है, और अगर आया भी ना एग्जाम में तो सेम टू सेम आएगा। तो बस आप एक ट्रीटमेंट की तरह याद रख लो कि अगर ऐसा आया तो मैं ऐसा करूंगा। इसके अलावा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा फॉर्मूला तो आपको सर याद करना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक ये 11th-12th मैथ्स अगर था तब भी था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह, और जब मैथ स्टैट्स आपने पढ़ा था फाउंडेशन पे तब भी था। तो अब ऐसा कहीं रिलेवेंस आता है तो उसका यूज़ होगा ये। तो ये हो गया 1.80 प्लस माइनस, अंदर देखो 1.80 का स्क्वायर, सो दैट गोज टू 3.24, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 3.24 माइनस 36.24 इंटू 4, नहीं माइनस नहीं, अब तो प्लस आएगा क्योंकि बाहर माइनस है। मैंने सही लिखा गलत लिखा यार, मैंने एक सेकंड बस मेरे को चेक करने दो कि फॉर्मूले में प्लस था या माइनस था। माइनस है, सही बात है, ठीक है, मैं वही दिक्कत में जा रहा था। 144, सो दिस इज 36.25 इंटू 4 इंटू 0.64, 36.24 इंटू 4, 36.25 इंटू 5 इंटू 0.64, सो दैट गिव्स यू 92.80 पॉजिटिव, क्योंकि बाहर माइनस है और अंदर भी एक माइनस है, तो वो
मल्टीप्लाई हो गया और प्लस बन गया, और नीचे में आएगा सर 72.5। और सॉल्व करते हैं 1.80 प्लस माइनस, इसका आंसर आता है 9.8। अब हम आके यहाँ पे अटकते हैं, और अब आप समझो 1.80 प्लस माइनस 9.8, जब ये ऐसा प्लस माइनस लिखा जाता है इसका मतलब क्या होता है पता है? इस इक्वेशन के दो आंसर होंगे, एक होगा प्लस के साथ, एक होगा माइनस के साथ। तो इसको ऐसा लिखते हैं 1.80 प्लस 9.80 डिवाइडेड बाय 72.50 और 1.80 माइनस 9.80 डिवाइडेड बाय 72.50। सो दिस इज व्हाट x की वैल्यू, 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 ठीक है। और x हमारे यहाँ पे क्या है सर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो लास्ट में जो निकलेगी वो होगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। निकालो 1.8 प्लस 9.8 डिवाइडेड बाय 72.50, 16%, और 1.8 माइनस 9.8 डिवाइडेड बाय 72.50, दैट्स माइनस 11.03%। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैन नेवर बी निगेटिव। निगेटिव नहीं हो सकते। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या होता है पता है? मैं इन्वेस्टर हूं, मैं कंपनी को पैसा दे रहा हूं, तो उस पर मैं रिटर्न मांग रहा हूं पॉजिटिव। ऐसा कभी होता है कि मैंने तुमको पैसा दिया तुम्हारी कंपनी में और बाद में बोलता हूं कि यार मेरे 100 रुपए रखो, उसके बाद हर साल रिटर्न भी मैं ही तुमको दूंगा? अबे रिटर्न तुम मेरे को दोगे क्योंकि तुम मेरा पैसा इस्तेमाल कर रहे हो। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए 11.03% हम इग्नोर कर देंगे। देयरफॉर फाइनल रिजल्ट जो आया हमारा वो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू 16%। इन्वेस्टर जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो है 16% का रिटर्न। ये है आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। सो थोड़ा सा इस मामले में जाता है कि फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा इतना बड़ा, बट चिंता मत करो, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस 0 के बराबर रहेंगे। आया तो भी बस एक दिमाग मत लगाओ और पैटर्न याद करो कि हाँ ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में सर ऐसा ही करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% हो गया। ये क्या है? ये वो परसेंटेज है जो परसेंटेज इन्वेस्टर कंपनी में पैसा डालने के बाद एक्सपेक्ट करता है कि कंपनी उसको कमा के दे 16%, जबकि एक्चुअल में कंपनी कितना कमा रही थी? 20%। तो अच्छी चीज़ है, ROI कभी भी ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, यानी कि इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कंपनी कमा के दे रही है। क्वेश्चन नंबर 8 सर इस तरह से हमारा हुआ कंप्लीट। अब ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 9 किस तरह से आपके लिए होमवर्क बनेगा। 9 भी हम ही सॉल्व कर लेंगे। द फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ XYZ लिमिटेड। नीचे दी गई फिगर्स कलेक्ट की गई है एनुअल फिगर्स ऑफ XYZ लिमिटेड। अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट है 30 लाख रुपए और आउटस्टैंडिंग 12% प्रेफरेंस शेयर्स दिया हुआ है आपको। प्रेफरेंस शेयर्स है 100 लाख रुपए के। क्यों दिया सर? बहुत ही सिंपल, 100 लाख रुपए पे 12% का प्रेफरेंस डिविडेंड जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 3 लाख के, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20% का। What should be the approximate dividend payout ratio so as to keep the share price as at 42? वो बोलता कि आप ही बताओ डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए ताकि मेरी मार्केट प्राइस जो है शेयर की वो 42 रुपीज़ हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 9, उल्टा क्वेश्चन है थोड़ा सा। अब नेट प्रॉफिट जो आया हमारा, पहले मैं वो लेता हूँ 30 लाख। इसमें से सबसे पहले इक्विटी वालों को बांटने से पहले प्रेफरेंस का पेमेंट होता है, ये हमारा रूल है अकाउंटिंग का। तो 100 लाख में से 12% प्रेफरेंस हमने बांटना है, तो 12 लाख रुपए बढ़ जाएंगे। कितना बचा? 8 लाख, नहीं सॉरी 18 लाख। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर सर 3 लाख है। अब ये जो है, ये प्रॉफिट जो आया ये है फॉर इक्विटी,
इक्विटी वालों के लिए अवेलेबल पैसा 18 लाख। नंबर ऑफ शेयर होल्डर हमारे पास में 3 लाख है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर, तो अर्निंग पर शेयर आ गया 6। बस यही चाहिए था हमको। अब अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल, मार्केट प्राइस क्या होती है? डिविडेंड पर शेयर प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन ब्रैकेट अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर। तो डिविडेंड पर शेयर तो निकालना है डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मार्केट प्राइस 42 चाहिए हमको, ठीक है, मार्केट प्राइस बोलता है 42। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% दिया हुआ है आपको, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्यों नहीं दिया इन्होंने? आई थिंक ये वही क्वेश्चन है यहाँ पे। अच्छा क्या हुआ था मैं बताता हूँ। मई 2005 में ये 6 मार्क्स का पूछा गया था, और उस टाइम पे इंस्टीट्यूट ने जब ये क्वेश्चन पूछा था, वो इंस्टीट्यूट की तरफ से एक गलती हो गई थी एग्जाम में। उन्होंने एक फिगर यहाँ पे नहीं दी जो कि थी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और जो उन्होंने लिए 16%। अब उसके बाद में जब सजेस्टेड आंसर निकाला तो इंस्टीट्यूट ने क्लियर कट उसमें लिखा कि ये फिगर उसमें मिसिंग है। आप अज्यूम कर सकते हो कोई भी एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी और आंसर निकाल सकते हो। जिसने जो अज्यूम किया उसके हिसाब से उसको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है 16% अज्यूम करना, आप कुछ भी अज्यूम करो। मेरा प्रैक्टिकल सजेशन ये है सर, 20% के आसपास की कोई भी फिगर ले लेना, या तो 25 तक या तो 15 तक, तो आपका एक लॉजिकल बैठेगा। ऐसा मत करो कि भैया आप 5% कॉस्ट ऑफ इक्विटी ले रहे हो, कुछ तो अज्यूम करना, बोले तो कुछ भी करना, ऐसा नहीं होता। आसपास होना चाहिए कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो और कंपनी कितना कमा के दे रही है, ज़्यादा वेरिएशन मत रखो। सो फिलहाल के लिए हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16%। सो डीपीएस हमको निकालना है प्लस आरओआई 20%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16%, अर्निंग पर शेयर हमने निकाला जो कि आ रहा था 6, माइनस डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16%। अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 42 को 0.16 से करोगे तो वो आता है 6.72। उसके बाद में यह आएगा डीपी डिविडेंड पर शेयर प्लस 20/16 इंटू 6 7.5 माइनस 20/16 दैट्स 1.25 डिविडेंड पर शेयर। सॉल्व करो, 7.5 को इधर लेके आ जाओ, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे वो आएगा। तो 0.25 डीपीएस, 1 डीपीएस और माइनस 1.25 डीपीएस का आंसर क्या आता है? माइनस 0.25 या माइनस 0.25 डीपीएस। अब उसको इस साइड में ले लो तो प्लस हो गया, और इधर आ गया 7.5 माइनस 6.72, सो दैट्स 0.78। तो डीपीएस आएगा आपका 3 रुपये 12 पैसे। सो देयरफॉर डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे निकालते हो? 3 रुपये 12 पैसे बांटे किस में से? अर्निंग पर शेयर के 6 रुपये में से। सो डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, 3 रुपये 12 पैसे बांटे कितने में से? 6 रुपये में से। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना आया सर? 52%। अब सबका आंसर यहाँ अलग अलग आएगा क्योंकि सब अलग अलग परसेंटेज का अजम्पशन लेंगे। आई बात समझ में? सब अलग अलग परसेंटेज का अजम्पशन लेंगे, ठीक है। क्या कर सकते हैं उसमें, एग्जाम में अगर ऐसा हुआ है आपके साथ में भी कोई और नए क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसा हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई फिगर मिसिंग है, तो अजम्पशन ले लो कि हमने ये अज्यूम किया और उसके हिसाब से आंसर निकाल दो। क्वेश्चन को उस मौके पर छोड़ के आना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। कुछ तो अजम्पशन लेके उसको करके आओ। सिर्फ एक फिगर मिसिंग थी इसलिए सर मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया क्योंकि मेरे को लगा कि भैया इंस्टीट्यूट बहुत दानी है, वो अपनी गलती मानेगी और मार्क्स दे देगी। नहीं, वो जब आप पेपर सॉल्व नहीं करते, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते उस केस में, तो आप वो ये समझते हैं कि आपको आता ही नहीं था। आप कुछ अजम्पशन लेके करके आ रहे हो, इसका मतलब आपको आता था, यहाँ पे आप अटके, यहाँ पे आपने अज्यूम किया और आगे बढ़े। ये दिखाओ कि आपको आता है, ये मत दिखाओ कि आपको नहीं आता। मन में आपके था कि सर मेरे को तो आता था, लेकिन 1 लाख बच्चे मार्केट में हैं, आप हर एक को नहीं पढ़ सकते। इंस्टीट्यूट क्या सोचेगी? आपके मन में था, इसके मन में नहीं था, ये था वो था, पूछेगी थोड़ी अभी तेरे मन में था क्या, तो तू बता दे मेरे को। सो ये था आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो, सिंपल। ये इसलिए मैंने ले लिया क्योंकि इसमें गड़बड़ थी,
नहीं तो क्या है, होमवर्क दे दिया। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क जाएगा आपका। दिस इज होमवर्क सेम। कौन सा सेम है सर? ये जो हमने किया ना क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग फिगर्स के साथ पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम। फटाफट फटाफट सारे क्वेश्चन करेंगे सर, उसमें और ज़्यादा दिमाग लगाने वाला है नहीं, और आगे तो बहुत सारे होमवर्क आएंगे, अभी स्टार्टिंग वाले तो सारे मैं कर रहा हूँ। 2 मिनट का ब्रेक ले लो। ध्यान देंगे सर क्वेश्चन नंबर 11 पे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू। आपको नीचे दी गई इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़िए। टोटल अर्निंग्स आपको दी है 2 लाख रुपए की, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको दिए है 20। तो इससे आप एक चीज निकाल सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर कितना है सर, मेरा ईपीएस आएगा 10 रुपए का। उसके बाद डिविडेंड पेड दिया है 1,50,000 का। डिविडेंड किस में से पे करोगे? अर्निंग्स में से। अर्निंग्स कितनी? 2 लाख की अर्निंग। 2 लाख में से कितना पे किया? 1,50,000। रेशियो निकाल के देखो तो आपको पता चलेगा डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 75%। डिविडेंड पर शेयर भी आप निकाल सकते हो अगर निकालना चाहो तो। 1,50,000 डिवाइडेड बाई 20,000 अगर आप करोगे तो ये आएगा 7.5, और पी रेशियो आपको दिया है 12.5 का। अब ध्यान दो, ascertain whether the company is following optimal dividend policy। पहली बात तो नो, कंपनी इज नॉट फॉलोइंग ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी, क्योंकि हमने जो पढ़ा था सर ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी में, उसमें सिर्फ 2 चीजें आती है, या तो 0% या तो 100%, लेकिन कंपनी 75% फॉलो कर रही है। ठीक है, अब इसका सबसे पहले हम आंसर करते हैं, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 11,
ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी के लिए हमको लगता है दो चीज, ROI और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या क्या दिया है देखो, हमको दिया है कुछ भी नहीं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो दे देते हैं। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ उसको कैसे सॉल्व करना है। कुछ भी नहीं दिया, सब निकालना पड़ेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि कितना रिटर्न कमाया और कितना इन्वेस्टमेंट किया, यही होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न आपको क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कितना रिटर्न कमाया सर, 2 लाख की टोटल अर्निंग्स है, दिस इज योर रिटर्न। और इन्वेस्टमेंट कितना था कंपनी में, आप ये कैसे निकालोगे, इन्वेस्टमेंट कितना था सर, 20,000 शेयर्स है और 100 रुपए की एक की वैल्यू है, मार्केट प्राइस नहीं दिया, आप ये लेके चलो, तो जो फेस वैल्यू कंपनी में जा रही है। सो दिस कैपिटल जो आता है कंपनी का वो आता है 20 लाख का, 20,000 इंटू 100, तो अब आता आपका ROI दैट इज 10%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करते हैं। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी में आपको पता होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ द पी रेशियो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ द पी रेशियो। कैसे होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, फिलहाल आप लो। तो 1 डिवाइडेड बाई 12.5 अगर आप करोगे, पी रेशियो कितना है सर 12.5, तो 1 डिवाइडेड बाई 12.5 अगर आप करोगे तो वो आता है 8%। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हुआ 8%। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे रुकते हैं और हम इस चीज़ को पता लगाते हैं कि सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 1/P कैसे हुआ। पहले तो ये बताओ पी रेशियो क्या होता है। पी रेशियो इज नथिंग बट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है सर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कौन बोलता है कि मेरे को इतना रिटर्न चाहिए, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न होता है। तो सबसे पहले एक चीज बताओ, इन्वेस्टर क्या चाहता है, रिटर्न चाहता है, जिसको हम बोलते हैं अर्निंग्स। एक शेयर पे EPS हो गया, और वो रिटर्न किस पे चाहता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, लेकिन किस पे, जो पैसा उसने लगाया है। आप जब पैसा लगाते हो, इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, वो क्या है सर, मार्केट प्राइस, EPS डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। अब ध्यान दो, अब नोटिस करो, ये क्या है, आपने इन्वेस्टमेंट किया 100 रुपए का, अब अगर आप उस पर 20 रुपए कमाना चाहते हो, यानी कि आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितनी 20% होगी, रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। ये चीज समझो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलता है रिक्वायर्ड रिटर्न, रिक्वायर्ड तो किस पे, मार्केट प्राइस जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, और क्या रिक्वायर्ड है, रिटर्न, रिटर्न यानी अर्निंग्स। अब आप कोई भी एक चीज को नोटिस करो, या दोनों को ऐसे नोटिस करो, देखो दिस इज MP डिवाइडेड बाई EPS, दिस इज EPS डिवाइडेड बाई MP। उल्टा नहीं लग रहा, एग्जैक्ट अपोजिट है दोनों का, किसी एक को इन्वर्स कर लो। तो मैं इसको इन्वर्स करता हूं, 1/P इज इक्वल टू EPS डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। अब ये और ये सेम आ गया, यानी कि 1/P इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इजंट इट, आ रहा है सेम, यही हमने ऊपर यूज किया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दोगे तो ROI इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो हम क्या बोलते हैं ऐसे टाइम पे, कंपनी जब ज़्यादा कमा रही है, कंपनी जब ज़्यादा कमाती है तो हम बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0%। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0%, बट देयरफॉर कंपनी हम क्या लिखेंगे, इज नॉट फॉलोइंग ऑप्टिमम dividend payout ratio as it is paying 75% instead of 0%। 0% ऑप्टिमम था, बट अभी वो 75 पे कर रहा। सो दिस इज व्हाट द आंसर टू दिस क्वेश्चन, टू योर क्वेश्चन इज।
सो एक पार्ट तो हो गया, दूसरा पार्ट ध्यान दो। फाइंड आउट व्हाट शुड बी द पी रेशियो, फाइंड आउट व्हाट शुड बी द पी रेशियो at which the dividend policy will have no effect on the value of the share. Find out what should be the PE ratio. अभी इसको ध्यान से दो, क्या पीई रेशियो होना चाहिए जिस पे डिविडेंड पॉलिसी कंपनी की कुछ भी हो, कंपनी के शेयर प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कंपनी के शेयर प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, डिविडेंड पॉलिसी कुछ भी हो, 0%, 50%, 75%, 100%, कुछ भी हो। ये सिर्फ एक केस में पॉसिबल था, मैंने आपको बताया था, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो में सबसे आखिरी वाली लाइन थी, ध्यान दो। ये वाला ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो में मैंने आपको कहा था, जब आरओआई इज इक्वल टू केई होगा तब आप कुछ भी पे आउट रेशियो रखो, कुछ भी पे आउट रेशियो रखो, मार्केट प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। कुछ भी रखो, ये जो डैश है इसका मतलब कुछ भी पे आउट रेशियो रखो, यानी कि डिविडेंड पॉलिसी कंपनी की जो भी हो उससे शेयर प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये कब पॉसिबल है? बी, when ROI is equal to KE, dividend policy does not affect, when ROI is equal to KE, dividend policy does not affect the price of the value of the share. ROI is equal to 10% है, therefore KE should also be 10%। ROI अगर मेरा 10% है तो KE भी 10% होना चाहिए, तब जाके ROI इज इक्वल टू KE 10% होगा और तब जाके मेरे मार्केट प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और अब नाउ इफ KE इज इक्वल टू 10%, then P should be 1 by KE. P is the inverse of KE, KE is the inverse of P, so 1 divided by 0.10, ठीक है, यानी कि 10 टाइम्स, वो 10 ही आएगा आपका, वो 10 और ये 10 अलग है, 10 टाइम्स, सो देयरफॉर द P रेशियो शुड बी 10 टाइम्स। Thus at P is equal to 10 times dividend policy does not affect the price of shares। ध्यान दो एक चीज का, ये क्वेश्चन उल्टा पूछा गया था, अब मैं सीधा लेके जाता हूँ। मान लो पी रेशियो 10 होता तो केई क्या आता आपका, इसी फॉर्मूले में रखने के बाद केई आपका आता 1/10 यानी कि 10% केई। आरओआई कितना 10, केई कितना 10, तो आप क्या बोलते हैं आरओआई इज इक्वल टू केई, यानी कि ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी फॉलो करो मार्केट प्राइस सेम रहेगी। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना फॉलो करने पे मार्केट प्राइस सेम रहेगी, कितना भी। डिविडेंड पॉलिसी डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द शेयर when ROI is equal to KE, that's it, यही हमने सॉल्व किया। तीसरा, will your decision change if P ratio is 8 instead of 12.5? 12.5 या 12.5 ना होते हुए अगर P रेशियो 8 होता, ध्यान दो। तीसरा, if P is 8 that means KE is equal to 1/8, 1 by P is equal to 1/8 is equal to 12.5%, ठीक है। नाउ ROI है हमारा 10% विच इज लेस देन KE 12.5%, ठीक है। अब ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो इज आपका 0% आएगा। ऊपर में क्या लिखा था मैंने,
अबे सॉरी, ये गलती हो गई थी, ये 0 नहीं 100% होना चाहिए, मेरे से गलती हुई थी। आरओआई ज़्यादा था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब कंपनी ज़्यादा कमा पा रही थी, तो ऑप्टिमम हो गया 100। अब होगा 0%, क्योंकि कंपनी कम कमा रही है, तो अब 0% आएगा, ठीक है। तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हुआ सर? 0% का कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0% एंड कंपनी इज पेइंग 75%, hence it is not following optimum dividend payout ratio, that's it, सिंपल। तो ये सब कहानी आपकी हुई ख़त्म। बेकार क्वेश्चन था, मज़ा नहीं आया सर, मतलब सीखने लायक कुछ नहीं था, इसीलिए सिर्फ आड़ा टेढ़ा कैलकुलेशन करना था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन आप करेंगे, दिस इज़ होमवर्क फॉर यू, बहुत आसान है। अब वापस वॉल्टर प्राइस के हिसाब से आपको बताना है कि मार्केट प्राइस कितनी है और डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑप्टिमल है कि नहीं, और वॉल्टर फार्मूला के हिसाब से। तो इसमें आज सच कुछ ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाँ, अभी तक हम वॉल्टर मॉडल करते आए थे, अब क्वेश्चन देखेंगे सर गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल का। ध्यान दो। Sterlite Limited is having its share quoted in major stock exchanges. The company is having a paid up capital of rupees 10 lakh. Dividend is distributed at the rate of 20% per annum. Annual growth rate in dividend is expected at 2%. ध्यान दो, Sterlite Limited is having its share quoted in major stock exchanges. The company is having a paid up capital of 10 lakh, 10 per share. फेस वैल्यू 10 है, तो इससे आप दिमाग लगाना शुरू करो। 10 लाख की टोटल वैल्यू 10 पर शेयर है, तो ये 1 लाख हो गया, ठीक है। डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द रेट ऑफ 20%, रेट है 20%, रेट लगता है फेस वैल्यू पे और फेस वैल्यू है 10, तो डिविडेंड कितना हुआ? 2। एनुअल ग्रोथ रेट आपको 2% की दी हुई है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15 दिया है। बोला है कि वैल्यू बताओ शेयर की कितनी है गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल से। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 13, फेस वैल्यू आपको दी है 10, डिविडेंड का रेट दिया हुआ है 20%, तो डिविडेंड पर शेयर हुआ 2, ठीक है। ग्रोथ रेट आपको दी है 2%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको बोल रहा है 15% रिक्वायर्ड है। गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल अगर हम लगाए तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D0 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। बताओ फॉर्मूला याद है या नहीं है? ये हम गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल वाले कॉन्सेप्ट में देख चुके हैं। सो डिविडेंड पर शेयर है 2 का, उसमें ग्रोथ होगी अगले साल 1.02 की, और उसके बाद में नीचे में आएगा 0.15 माइनस 0.02। बहुत ही आसान, अभी मैं समझाऊंगा उसको आपको। आंसर आता है सर 15 रुपये 69 पैसे। दिस शुड बी द मार्केट प्राइस, और आंसर खत्म हो गया 2 मिनट में। अब आप सोचो, आपको जो डिविडेंड निकाला वो यहाँ का था, मार्केट प्राइस जो क्वेश्चन में निकालनी थी वो यहाँ की थी, और मार्केट प्राइस कोई भी पॉइंट पे निकालो फ्यूचर का डिविडेंड काम आता है, यानी आपको चाहिए था D1, तो 2 तो लेके भरोसा नहीं, मतलब नहीं है, तो डी में आपको करना था, D0 जो है इसमें करनी थी ग्रोथ को ऐड, और तब जाके आपको डिस्काउंटिंग करनी थी। क्या दिक्कत है इसमें? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में शायद ही अभी पूछे, आया तो भी 2 मार्क्स के ऊपर नहीं आएगा, और कुछ है भी नहीं देखो क्वेश्चन में। चलो लिख लो, आप 2 मिनट ले लो, आप लिखना चाहो तो इसको ले लो, मैं 2 मिनट तक होल्ड करता हूँ।
अब एक कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 के साथ में। ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या है, जो गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल में अपना रह गया था। गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल में ध्यान देना सर, अब यहाँ पे आप गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल का मार्केट प्राइस का फॉर्मूला है D0 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। और ये ग्रोथ कैसे निकलती है, ये अब मैं आपको बताऊंगा ग्रोथ कैसे निकलती है। ध्यान दो, यहाँ आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हम, कोई क्वेश्चन नहीं। कंपनी ने कमाए 10 रुपये, तो कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 10%। 10 रुपये किस पे कमाए, 100 पे, तो 10% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है, 10 रुपये कमाए, कंपनी ने 6 रुपये का डिविडेंड बांट दिया, तो रिटेन कितना करा, 4 रुपये। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि सर डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% का है और रिटेंशन रेशियो 40% का है। ये चीज़ क्लियर हो रही है आपको। रिटेंशन रेशियो जितना रिटेन करके रखा उसका जो रेशियो बनता है दैट इज 4 का 40%। ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 60%, रिटेंशन रेशियो है आपका 40%। ओके, ध्यान दो। तो अब कंपनी के पास कितना पैसा है ये थोड़ा सा ध्यान दो। स्टार्टिंग में कंपनी को हमने कितना दिया था, 100 रुपये दिया था, और एंड में कंपनी के पास 110 हो गया था। 10 रुपये कमाए, 100 रुपये पहले के 110, लेकिन कंपनी ने 110 में से 6 रुपये बांट दिए, है ना। अब कंपनी के पास 4 रुपये और कैपिटल जो है वो 100 रुपये पहले वाला पड़ा है। तो अब कंपनी के पास कितना हुआ सर, 104 रुपये। खत्म कहानी। अगले साल फिर कंपनी ने कितना इस्तेमाल किया, 104 रुपये इस्तेमाल किया इस बार, और कंपनी ने कितना कमाया, 10% कमाया उस पर। कंपनी ने कितना कमाया, 10% कमाया। अब यहाँ पे 10% यानी 10 रुपये 40 पैसे। ठीक है, हम सेम मान के चलते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% का है, तो 10 रुपये 40 पैसे। चलो यहीं पे हमारा काम खत्म होता है। अब और कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक चीज़ बताओ, क्या कंपनी की अर्निंग्स में ग्रोथ हुई है, क्या कंपनी की अर्निंग्स में ग्रोथ हुई है। हाँ सर, पिछली बार कंपनी ने 10 रुपये कमाए थे, इस बार कंपनी ने 10 रुपये 40 पैसे कमाए। हम ROI सेम मान के चल रहे हैं, 10%, पिछली बार भी 20%, इस बार भी 10%। क्वेश्चन ये है कि क्या ग्रोथ हुई है। हाँ सर, पहले रिटर्न था मेरा 10, जो कि अभी हो गया 10 रुपये 40 पैसे, यानी कितना, सिर्फ 40 पैसे का मेरे को एक्स्ट्रा रिटर्न मिला ना। परसेंटेज में अगर आप निकालोगे तो ये 4% की ग्रोथ है। 40 पैसे डिवाइडेड बाय 10, मानते हो या नहीं मानते। पिछले साल 10 कमाया था, इस साल 10 रुपये 40 कमाया। पिछले साल 10 कमाया था, इस साल 10 रुपये 40 कमाया, और कहानी यहीं खत्म। पिछले साल 10 कमाया था, इस साल 10 रुपये 40 कमाया, कितना ग्रोथ हुआ, कैलकुलेट करके देखो, यू विल गेट 4%। तो यहाँ ग्रोथ रेट कितनी हुई, 4%। इतना सारा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आपको सिर्फ 2 फिगर्स पता है ना, तो भी आप निकाल सकते हो कि आपने ग्रोथ रेट कैसे निकालनी है। रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटेंशन था 40% का, है, रिटर्न था आपका 10% का, इसका आंसर आता है 0.04 यानी कि 4%। खत्म, यही पूरा कॉन्सेप्ट। यानी अल्टीमेटली मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि आपको एक फॉर्मूला बनता है, ग्रोथ रेट इज नथिंग बट रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या आप बोलो B इंटू R। कहीं कहीं पे रिटेंशन रेशियो को B की तरह ट्रीट किया गया है, तो B और कुछ भी नहीं, रिटेंशन रेशियो है, और ROI यानी कि R, ये आपका फॉर्मूला है। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 14 पे। कैलकुलेट द इम्प्लाइड ग्रोथ रेट। कैलकुलेट क्या करने बोला इन्होंने, इम्प्लाइड ग्रोथ रेट और रिटर्न ऑन इक्विटी। अब ध्यान दो, रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं है।
कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑलरेडी दे दिया उन्होंने, जिससे कैपिटलाइज करते हैं वो हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है। जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है तो वो वापस निकालने तो नहीं बोलेंगे। ये आपका आरओआई है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्योंकि इक्विटी का ही है इसलिए रिटर्न ऑन इक्विटी बोला उन्होंने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू करंट स्टॉक प्राइस इज 65, और ये चीज याद रखो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड, यानी कि ये क्या है, D1 है नेक्स्ट ईयर का। D1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। मैं यहाँ पे D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ नहीं लिखूं, ऑलरेडी आगे का दिया हुआ है, यानी कि ये अगले साल का, इसका अंदर ग्रोथ इंक्लूडेड है। 65 D1 नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड है 4, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो आपको 12% दिया हुआ है, और ग्रोथ रेट इससे आपको निकालनी है पहला। करो सॉल्व, इसको इधर लेके जाओ उसको उधर लेके जाओ तो कुछ ऐसा दिखेगा। 0.12 माइनस ग्रोथ इज इक्वल टू 4/65। सो ग्रोथ इज इक्वल टू 4/65 प्लस 0.12, मतलब ग्रोथ उधर गया ये इधर आया, तो ग्रोथ रेट इज इक्वल टू एक बार देखने दो, माइनस हो जाएगा तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ? माइनस होएगा आई थिंक। माइनस आएगा। 12 क्या है देखने दो। 12% कैपिटलाइजेशन रेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। मैं अननेसेसरी कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक सेकंड होल्ड करना बस। चार बाय 65 लिख लेते हैं ना पहले, छोड़ो। सो दैट्स 0.062। ग्रोथ उधर डाल देते हैं, ये इधर लेके आ जाते हैं, तो ग्रोथ इज इक्वल टू 0.12 माइनस 0.062 आएगा, बराबर है। सो आपका ग्रोथ रेट आएगा 0.58, 5.80%। ये ग्रोथ रेट आ गया। बहुत ही सिंपल, आपने बस फॉर्मूले में रखना है। हमेशा ग्रोथ रेट दी हुई होती थी, मार्केट प्राइस निकालते थे, आज मार्केट प्राइस दी है, ग्रोथ रेट निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब ग्रोथ रेट, उन्होंने दूसरी चीज क्या बोली, उन्होंने बोला आरओआई निकाल के बताओ, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। अब वो आप कैसे निकाल सकते हो? ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है सर रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या इस क्वेश्चन के हिसाब से लेना है तो रिटर्न ऑन इक्विटी। ग्रोथ रेट आपने निकाल ली 0.058, रिटेंशन कितना है 50% का दिख रहा है लास्ट में क्वेश्चन में लिखा हुआ, तो रिटेन आपने 50% कर रखा है, तो आर निकल जाएगा क्या? यस सर, क्यों नहीं निकलेगा? आर इज नथिंग बट डिवाइडेड बाय 0.50, 11.6 खत्म। 11.6% आपका आ गया यहाँ पे। तो आर भी आ गया, ग्रोथ रेट भी आ गया, कहानी खत्म। नोट कर लो ये चीज़, फिर आगे बढ़ते हैं।
आई होप यू आर राइटिंग. बड़े सर आगे. धासु धासु क्वेश्चन है आगे, पता है. और उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो क्वेश्चन नंबर 20 या 19 से फिर आपको होमवर्क आना शुरू हो जाएगा. फिर वापस छोटे छोटे हैं कुछ कुछ, फिर एक दो बीच बीच में बड़े हैं, और फिर ना बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे हैं. अरे हो जाता कल ख़त्म. ठीक है, फिलहाल एक काम करते हैं, यहीं तक रुकते हैं इस लेक्चर में. क्वेश्चन नंबर 15 भी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो अच्छे से मैं टाइम लेके आपको उसको समझाऊंगा. जल्दी जल्दी में कुछ नहीं करना चाहते अपन. सो इस लेक्चर को यहीं तक रुकते हैं. अगले लेक्चर से क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे. फिलहाल के लिए बाय बाय.